हूँ आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में मचे घमासान की, राहुल गांधी के मोदी सरकार पर तीखे सवाल की। बात करेंगे संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट ने दिया क्या फैसला, भाषा विवाद पर दक्षिण के राज्य क्यों हुए एकजुट, देखेंगे 1 मार्च से होने वाले बदलावों को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मोदी सरकार की नीतियों से निवेशकों को लगे झटके की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ये पेपर लीक सरकार है, इसी सरकार में माइनिंग घोटाला भी हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में एससी ने खारिज की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका। कोर्ट ने पूछा 200 लोगों की जान जाने के दावे का क्या सबूत। मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ गायब, आरटीआई में बड़ा खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी सरकार के झूठ की खुल गई कलई। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त गर्माहट आ गई है। वैसे तो राज्य में बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बजट से ज्यादा चर्चा विधानसभा चुनाव की चल रही है। विधानसभा चुनाव 8 महीने बाद होने हैं, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल के अंदर आपसी टकराव सड़क पर आ गया है, उसका असर विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। तो कैसे चुनाव से पहले एनडीए के अंदर मचा घमासान, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सीएम पद को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो या जेडीयू के दूसरे नेता, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि वो नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन बीजेपी ने अभी तक जेडीयू की डिमांड नहीं मानी है। 2 महीने पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड सीएम उम्मीदवार तय करेगा, जिसे लेकर पहले से ही जेडीयू नाराज दिख रही थी। और अब बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कह दिया है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही सीएम फेस तय करेगा, यानी अकेले नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार नहीं है। जायसवाल के बयान पर बवाल मचा तो बाद में उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने अभी तक नीतीश की सीएम दावेदारी पर मुहर नहीं लगाई है, उससे साफ है कि बिहार में कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश हो रही है। इस बीच पटना में जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने दलित समागम रैली बुलाई। नीतीश कुमार इस रैली में पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2.5 मिनट ही रुके। 15 सेकंड के लिए माइक तक आए और बिना कुछ बोले रैली छोड़कर चले गए। नीतीश की रैली में बिना कुछ कहे जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी हाईकमान से नाराज है या बीजेपी के दबाव में है। नीतीश के जाने के बाद मांझी ने मंच से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि अपने हाथ में चाबी लो, वरना ताला नहीं खुलेगा और आप कटोरा लेकर घूमते रह जाओगे। इससे पहले मांझी ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी दावेदारी का ऐलान किया था। मांझी के तेवरों ने एनडीए को ही मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल 27 फरवरी को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, जिसमें मांझी के बेटे संतोष सुमन जो 3 मंत्रालय संभाल रहे थे, उनमें से 2 मंत्रालय वापस ले लिए गए थे। मांझी की नाराजगी से एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए के अंदर दलित नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है। दलितों की परेशानी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने इस मामले में मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग में 2 अहम पद खाली पड़े हैं और सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। राहुल ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है। इसके 2 अहम पद पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। ये आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमजोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आयोग नहीं तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा? राहुल यही नहीं रुके। राहुल ने पीएम मोदी को मेंशन करते हुए मांग की कि जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाने चाहिए, ताकि ये दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके। बता दें कि राहुल गांधी लगातार दलितों के हक को लेकर अपनी रैलियों में आवाज उठाते ही रहे हैं और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दलितों के हक की बात की है। अब देखना होगा कि राहुल के इस हमले का बीजेपी सरकार क्या जवाब देती है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में जिस तरह से महत्वपूर्ण पद खाली रखे जा रहे हैं, उससे मोदी सरकार सवालों में फंस गई है। तो सवालों में इस समय संभल मस्जिद विवाद भी चल रहा है। वैसे मस्जिद को लेकर किसी तरह का आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन रमजान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को लेकर बड़ा आदेश दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ सफाई कराने का आदेश दिया। मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया गया है। हाई कोर्ट अब 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। दरअसल 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। इस पर 27 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और एएसआई को भी शामिल किया गया था। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर यानी 28 फरवरी तक कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दे। एएसआई ने शुक्रवार सुबह यानी 28 फरवरी को ही रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि इससे 3 दिन पहले यूपी सरकार ने संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया। रमजान को लेकर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि मस्जिद की साफ सफाई कराई जाए, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मोदी सरकार की नीतियां जरूर लोगों को परेशान करती दिख रही हैं। खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों ने तो सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला ही बोल दिया है। भाषा विवाद हो या फिर परिसीमन का मामला, दक्षिण भारतीय राज्य एकजुट दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले मोदी सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने के आरोप लगाए गए और अब गृह मंत्री अमित शाह पर जनता को भ्रमित करने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि गृह मंत्री का बयान भरोसे लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सचमुच दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्षता चाहती है तो गृह मंत्री बताएं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा या लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या के आधार पर। परिसीमन अगर जनसंख्या के मुताबिक हुआ तो दक्षिणी राज्यों के साथ ये घोर अन्याय होगा। दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें या तो कम होंगी या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से घटकर 26 रह जाएंगी, वहीं आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 34, केरल की 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु की 39 से घटकर 31 रह जाएंगी। जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 91, बिहार में 40 से 50 और मध्य प्रदेश में 29 से 33 हो जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि ये अन्याय नहीं तो और क्या है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। परिसीमन की वजह से दक्षिणी राज्यों की एक भी संसदीय सीट कम नहीं होगी। जबकि स्टालिन का कहना था कि आबादी के आधार पर परिसीमन किया गया तो राज्य में 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। और अब स्टालिन ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्राई लैंग्वेज नीति के खिलाफ वो पहले से ही केंद्र के खिलाफ खड़े हैं और अब उन्होंने भाषा विवाद और परिसीमन मुद्दे पर सबका साथ मांगा है। स्टालिन ने कहा कि आज तमिलनाडु 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, भाषा युद्ध जो हमारी जीवन रेखा है और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई जो हमारा अधिकार है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य के साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए समझौता नहीं करेंगे। तमिलनाडु विरोध करेगा, तमिलनाडु विजयी होगा। यानी देखा जाए तो पूरे दक्षिण में ही मोदी सरकार का विरोध देखा जा रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में इस तनाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और यूएपीए कानून को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। दरअसल इन कानूनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल केंद्र की जांच एजेंसियों की तरफ से ही किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते कुछ वक्त से पीएमएलए और यूएपीए कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन कानूनों के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को इन कानूनों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने अदालतों को चेताते हुए कहा कि पीएमएलए और यूपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत की गई गिरफ्तारी की न्यायिक समीक्षा बहुत सावधानी से और केवल असामान्य हालात में किए जाने चाहिए। कोर्ट का ये निर्देश कानून के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है ताकि अधिकारी अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सके और अपराध को रोक सके। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज कस्टम्स एक्ट और जीएसटी जैसे खास कानूनों को लेकर आई है। कोर्ट की बेंच ने कस्टम और